बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग पिछले कुछ क्लासों से सामान्य अध्ययन के सिलेबस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जो एक सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने सामान्य अध्ययन के इतिहास, राज्य व्यवस्था और भूगोल का सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप बोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में मैंने कुल टॉपिक्स लिखे हैं 12। ये 12 टॉपिक्स है। देख करके आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम है। जी हाँ, बिल्कुल कम है ही ये, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता है। आप में से और हम में से जो है ये लगभग हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, है ना, 9-10 तक। परंतु ये इकोनॉमिक्स जो होता है ये 9-10 के लेवल में जो आ जाता है, ये वहाँ पर जो है वो बहुत से विद्यालयों में ये नहीं भी होता है और बहुत जगहों में होता भी है, लेकिन ये उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है जितना कि कंपटीशन एग्जाम्स की डिमांड है। क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते हैं, क्वेश्चंस आसान ही होते हैं। बस इसकी प्रकृति यानी इसके नेचर को समझना है और आंसर करने की कैपेसिटी आनी चाहिए। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए पहले देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला चैप्टर हमारा है अर्थ, प्रकार और क्षेत्र। किसका अर्थ, प्रकार और क्षेत्र? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ, प्रकार और क्षेत्र। सबसे पहला तो अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं उसका अर्थ देखना है। दूसरा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, जैसे कि अर्थव्यवस्था जो होती है ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना। उसके बाद हम देखते हैं निजी क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र में हम लोगों को ये सब देखना है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, है ना, इसी तरह से और विकसित अर्थव्यवस्था। तो प्रकार में देखेंगे, क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पे बात करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से। दूसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये है राष्ट्रीय आय। ये जो राष्ट्रीय आय है ये 90% लोगों को समझ में नहीं आता है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय आय में जैसे हम लोगों को यहाँ पर देखना है सकल राष्ट्रीय आय, जिसको जीडीपी, जीएनपी, जीएनएनपी, है ना। तो ये सारे, तो सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू आय, तो ये सारे चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। और राष्ट्रीय आय को इतिहास से लेकर के कि राष्ट्रीय आय की गणना कब से शुरू हुई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी किसको बोलते हैं, जीएनपी किसको बोलते हैं, जीएनएनपी किसको बोलते हैं, तो ये सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। है बहुत ही छोटी चीज़ें, लेकिन टेक्निकल है तो दिमाग से थोड़ा सा बाहर चली जाती है, उतना परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हम लोग देखेंगे भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया। भारत जो जब आजाद हुआ था भारत, तो भारत के सामने जो थी कि बहुत सारी चुनौतियां थी, संसाधन सीमित थे और उन सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करके भारत को विकास की पटरी पर दौड़ाना था। और ये संभव था एक प्लानिंग के द्वारा। प्लानिंग यानी नियोजन। जैसे कि हमारे पास अगर थोड़े से पैसे हैं तो अगर हम लोग उसको योजना बनाकर खर्च करते हैं तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, और अंदाजी खर्च करेंगे तो इधर उधर खर्च हो जाएंगे। तो वही भारत में नियोजन, नियोजन से आप ऐसे समझिए पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में नियोजन की शुरुआत जो थी ये पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में हुई थी, और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से लेकर के अंतिम पंचवर्षीय योजना तक यहाँ पे हमें बातचीत करनी है। पंचवर्षीय योजना से अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई है, ये वो भी यहाँ पे हमें पढ़ाई करनी है। अगला जो चैप्टर है ये है हमारा जनसंख्या। तो भारत में एक तो यहाँ पे 2 प्रकार से हमको देखना है। एक, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण परिणाम जो ट्रेडिशनल होता है वो देखना है। साथ ही साथ दूसरा चीज यहाँ पर देखना है जो सेंसस यानी जनगणना के आंकड़े होते हैं उन पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर, भारत में कृषि, ज्योग्राफी में भी पढ़ना था मैंने बताया, यहाँ भी पढ़ना है।
तो भारतीय कृषि की प्रकृति क्या है, पिछड़ेपन के कारण क्या है, और जो रिसेंट इस पे रिसर्च हुए हैं जैसे कोई बीज है, खाद है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं कृषि को जो इफेक्टिव करते हैं, वो यहाँ पर देखना है। सेम चीज यहाँ पर लागू होगा उद्योगों में, ठीक है। तो उद्योगों को भी यहाँ पर देखना है, भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजों के जमाने से हुई, वहां से लेकर अभी तक उद्योगों की स्थिति क्या है। इसमें जो होते हैं मिनी रत्न, महारत्न, इस तरह के उद्योग आप सुने हैं, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण हो रहा है, विनिवेश, अपनिवेश वगैरह वगैरह जो होते हैं, फिर एक आप टर्म सुनते हैं पीपीपी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमको उद्योग में चर्चा करनी है। 7th चैप्टर जो है ये है हमारा गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी से डाटा हम लोगों को देखना है कि इसके डेटा क्या क्या है, रिसेंट गरीबी और बेरोजगारी के कारण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, विकसित देशों में किस तरह से है, विकासशील देशों में किस तरह से है, इसको समस्या के समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है। और विभिन्न योजनाओं में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या रहे, तो इन सारी चीजों पर बातचीत करना है। 8 चैप्टर यहाँ से फिर टेक्निकल हो जाता है ना। यहाँ अगर आप सोचेंगे तो 4, 5, 6 और 7 ये आसान है। यहाँ 8 नंबर फिर आ जाएगा मनी एंड बैंकिंग, यानी मुद्रा और बैंकिंग। यहाँ पर भारत में जब बैंकिंग की शुरुआत हुई वहां से हम लोगों को चलना है, अंग्रेजों के जमाने से। मतलब अगर आप समझ लीजिए तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे इंपीरियल बैंक की स्थापना से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पीछे जाने से क्वेश्चन आते नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत किस तरह से हुई और आज तक के बैंकिंग सिस्टम तक हम लोगों को यहाँ पर आना है। विशेष करके फिर इसमें टेक्निकल चीजें आ जाती है, जैसे आरबीआई की स्थापना, उसके बाद आरबीआई के द्वारा जो मुद्रा और शाख को नियंत्रित करने के साधन होते हैं, है ना, जैसे बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ करंट रिलेटेड भी होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है, जो रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, बैंक दर होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। इसके बाद 9 नंबर ये भी टेक्निकल है, इसमें हमें देखना है विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन, ठीक है। विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार को बेसिकली यहाँ पे फोकस करते हुए देखना है कि भारत का विदेशी व्यापार कैसा है और इसका भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन को ऐसे समझ लीजिए कि लेनदारी और देनदारी, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग ज्यादा आयात करते हैं और कम निर्यात करते हैं, ज्यादा आयात करते हैं, ज्यादा का मंगाते हैं और कम बेचते हैं, तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा। तो भुगतान संतुलन क्या होगा, प्रतिकूल होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बाहर ज्यादा माल भेजते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, तो हमें क्या होगा, मुनाफा होगा। तो भुगतान संतुलन अनुकूल होगा। ये मैं आपको बिल्कुल पिक्चर बना करके बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आइए अब 10th नंबर, तो 10th चैप्टर में हमको देखना है परिवहन तथा संचार। परिवहन में हम लोग तीनों तरह के परिवहन को देखेंगे, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन और साथ ही साथ में रेलवेज को भी देखना है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से रेलवे जोन वगैरह सारे चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, जितने बंदरगाह वगैरह हैं उसको देखेंगे, जितने एयरपोर्ट है, महत्वपूर्ण एयरपोर्ट से संबंधित तथ्य उनको देखेंगे। और संचार के अंतर्गत, संचार में जितने भी कम्युनिकेशन के मोड हैं आज के मोबाइल फ़ोन तक, जैसे आप देखते हैं उसमें CDMA का फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है, CDMA क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें आ जाती है, तो वह सारे चीज़ों को हम लोग संचार में करेंगे। मतलब टेलीकॉम और इंटरनेट से संबंधित जितने भी मामले आएंगे सबको यहाँ देखना है। इसके बाद 11 नंबर का जो चैप्टर है ये फुल्ली टेक्निकल है, जिसमें हम लोगों को देखना है राजस्व। राज्य सरकार की आमदनी जिससे होती है राजस्व यानी कर, विशेष करके यहाँ पर हम लोगों को कर देखना है। जैसे कर जो होते हैं हम लोगों के पास होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इसके अलावे जो होते हैं बहुत सारे और भी कर होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मोडवेट क्या था, सेनवेट क्या था, वैट क्या था, ठीक है, उसी तरह से अभी GST, ठीक है ना। तो इस तरह के बातों को यहाँ पर हम लोगों को देखना है कर के अंदर। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ये करंट है, ठीक है। तो समसामयिक घटनाक्रम, तो ये सारे क्षेत्र में जो भी करंट घटनाएं घट रही है, समसामयिक घटनाएं घट रही है, उन पर अपनी पैनी दृष्टि बना करके हमें रखनी है, ठीक है। और जो भी इकोनॉमिक्स में रिसेंट डेटा हमको मिलेंगे उसे हमें नोट करते चलना है और उससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय का कोई डेटा आया, या सबसे महत्वपूर्ण मान लीजिए जनसंख्या। तो जनगणना अभी जैसे कि
जान रहे हैं कि अब नई जनगणना होने वाली है, तो नई जनगणना जब होगी तो उसका डेटा आएगा, तो उसके डेटा को कलेक्ट करके हमें याद करना है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि मुद्रा बैंकिंग में आपका रिजर्व बैंक ने कोई रेपो रेट जारी किया, रिवर्स रेपो रेट जारी किया, बैंक रेट जारी किया, तो उससे संबंधित, या फिर अगर कोई आर्थिक सम्मेलन किसी देश में हो रहा है तो उस आर्थिक सम्मेलन में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत सारी बैठकें होती रहती है, सम्मेलनों की, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। WTO में कुछ हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को देखना है। मतलब करंट पर हमें बहुत नज़र बना के रखनी है और करंट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पूरा रिलेट होता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है इसको पूरी तरह से, अगर आप सिर्फ ये इतिहास की तरह इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। इसको करंट के साथ मिक्स करके पढ़ना होगा, बेसिक्स आपको जानना ही होगा, ये सारे चीज़ों को बेसिक्स आपको जानना होगा और करंट के साथ रिलेट करके आपको आंसर देने की क्षमता डेवलप करनी होगी। बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब साइंस के टॉपिक्स के साथ में शुरुआत करेंगे, मान के चलिए, और 3 दिन के अंदर में जो है ये सारा सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है ये शुरू कर देंगे अपना रेगुलर क्लास। एक एक करके हम लोग जीएस के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करते चलेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सबसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। आप लोग जिस सब्जेक्ट को बोलेंगे उसी सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।